Assalamu alaikum. Welcome back to another video. I am Majid Ali and I cap qualified चार्ट अकाउंटेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेमेंट टर्म्स अलाउड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, हमने ये सारे साइकिल्स देख लिया, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंपोर्ट्स का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, मेजर की कंपोनेंट्स की प्लेयर कौन से इंपोर्ट्स में। अब हम डिस्कस सोर्सिंग कैसे होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक चीज़ जब बाहर से इंपोर्ट की है, ठीक है, हम अज्यूमिंग कि वो गुड्स है, ठीक है, तो आपने उसकी जो पेमेंट करनी है सप्लायर को, वो उसके क्या चैनल्स हैं। ठीक है, एक तो सीधी सी बात है कि बैंक के थ्रू ही पेमेंट हो सकती है। ठीक है, बैंकिंग चैनल जो है ना, हम वो मोड्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि अलाउड है, लीगल है एंड कंप्लायंट है। ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। बैंक के थ्रू पेमेंट करने के जो है ना डिफरेंट जो है ना टर्म्स हो सकती हैं, मोड्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है कि आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, या गुड्स आ जाए फिर पेमेंट करें, या गुड्स आ गई आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या बैंक आपके भी हाथ पे करे। तो ये सारे जो मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, ठीक है, कैसे करनी है आपने, क्या प्रोसीजर है, प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह से चलती हैं, इंशाल्लाह जो है ना हम वीडियो में आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाय वन कर रहे होंगे। ठीक है, कि जो मेजर इंपोर्ट की टर्म्स हैं पेमेंट की, वो उनको 3 वीडियोस में आई एम प्लानिंग कि मैं ब्रेक करूं ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर्स होने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस के प्रोफेशनल्स अगर आप हैं तो, बाकी तो मतलब सब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स जो लेक्चर से मुस्तफ़ीद और उनके लिए, लेकिन जो अकाउंट्स और फाइनेंस के सीएफओ लेवल के लोग हैं, मैनेजर फाइनेंस काम कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही मुफीद होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने इन सारे साइकिल को देखना है, समझना है, अपने कैश फ्लो को किस तरह से मैनेज करना है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंपोर्ट्स करनी है, ठीक है, अपने ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे मैच करना है, तो हम इसमें देख रहे होंगे। ठीक है जी, SBP allow three major modes of import payments under its फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं मेनली कस्टम्स में, उसमें एक ये फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल भी है, FE मैनुअल भी जिसे कहते हैं, स्टेट बैंक ने इशू किया होता है, क्योंकि की प्लेयर्स में जहाँ कस्टम वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सारे काम हो रहे हैं पैसे के लेन देन पे। ठीक है, आप माल मंगवा रहे हैं, आप बेचना चाह रहे हैं, पैसे कमाएंगे, ठीक है, वो अगला एक्सपोर्टर है वो आपको भेज रहा है, उसे पता है कि मुझे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या इस सारे साइकिल में जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनमें, मतलब अगर मैं बात करूं अथराइज इंस्टीट्यूशन से, जैसे स्टेट बैंक हो गया, वो पेमेंट को कैसे इंश्योर करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट बैंक मेजरली 3 मोड्स अलाउ करता है पेमेंट के लिए। एक है क्लीन पेमेंट, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। अब जो क्लीन पेमेंट है ना, इसमें भी 2 टाइप होती हैं, एक एडवांस पेमेंट भी हो सकती है और ओपन अकाउंट भी हो सकती है। इसी तरह जो इसमें यह है कि आपने, मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो डायरेक्टली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान बातचीत चल रही है। एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स बाई एयर या जैसे भी भेज दिए एक्सपोर्टर को, ठीक है, उसने कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवाने के लिए, अब वो डॉक्यूमेंट्स को लेके बैंक पहुंच गया कि जनाब पेमेंट करनी है इसकी। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इनके दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि उसने माल भेज दिया, गुड्स शिप कर दी, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, उसने जाके क्लियरेंस करवा ली, ठीक है, और बाद में पेमेंट कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि इंपोर्टर को बड़ा इत्मीद है जी एक्सपोर्टर पे, उसने पहले पेमेंट कर दी, उसने कहा खैर है पैसे आ जाएंगे, आप माल आ जाएगा, आप पेमेंट पकड़े। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो क्लीन पेमेंट्स की 2 टाइप हैं, एक ओपन अकाउंट और दूसरी एडवांस पेमेंट। इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, उसकी भी 2 टाइप है, कि एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस और जिसे DA कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, DAP। ठीक है, ये DP कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कि एक में ये होता है कि आपने माल आ गया, उसने शिप कर दिया, डॉक्यूमेंट्स बैंक में भेज दिए। ठीक है, बेसिकली क्लीन पेमेंट में और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में एक यही डिफरेंस है कि जो क्लीन पेमेंट है ना, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना, बैंक्स की कोई इसमें रोल नहीं होता। बैंक्स का रोल है बस फॉरेन रेमिटेंस को सेंड करने में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पैसे भेजने में। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है ना, उसमें बैंक का ताल्लुक है। आप डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के थ्रू भेज रहे होते हैं। क्लीन पेमेंट में ये है कि एक्सपोर्टर ने माल शिप कर दिया, ठीक है, तमाम इनवाइसिस, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो है वो
एक्सपोर्टर को या तो कोरियर करवा दिया या डीएचएल करवा दिया, ठीक है। और कहा कि जनाब ये आप पकड़ें, डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं, क्लियरेंस करवाएं पोर्ट से, और जो है ना माल बेचें और मुझे फिर पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में क्या है कि उसने माल शिप कर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी अपने बैंक को दे दिए, एक्सपोर्टर वाले बैंक को। उसने कहा कि जनाब ये इंपोर्टर वाले बैंक के पास दे देना, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के हाथ में नहीं आएंगे वो कैसे माल को क्लियरेंस करवाएगा, ठीक है। जब आप कस्टम के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि जनाब देखें ये परफॉर्मा इनवाइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल ऑफ लेडिंग है, ये पैकिंग लिस्ट है, ये मेरा माल है, मुझे ये माल क्लियर करके देंगे, वो आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह जो एप्लीकेबल है वो दे के माल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जिस चीज इन चीजों में, ठीक है। तो अब एक्सपोर्टर क्या है, वो आप पे एतमाद कर रहा है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के थ्रू भेज रहा है, ठीक है। उसने माल शिप किया, आपको इन्फॉर्म कर दिया, माल भेज दिया, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, ठीक है। आप गए, डॉक्यूमेंट्स आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, ठीक है, पेमेंट की और आगे, ठीक है। ये आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक जो है ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने साइन किया कि पैसे मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको 1 माह बाद, 120 डेज, 90 डेज, ठीक है, 180 डेज, जो भी आपको ऑपरेटिंग साइकिल है, माल बनाऊंगा, बेचूंगा, फिर दूंगा। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसे डीए कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, के जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स लिए बैंक से, ठीक है, एक्सपोर्टर ने आपको इन्फॉर्म किया कि भाईजान माल भेज दिया है, बैंक के पास पहुंचे, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, आप अगले दिन बैंक के पास गए, बैंक को कहा कि जनाब डॉक्यूमेंट आ गए, हाँ आ गए। बैंक ने कहा कि डॉक्यूमेंट, अगर आपकी टर्म्स जो है ना वो डॉक्यूमेंट डीपी है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो उसने कहा कि जनाब ये एट साइट है, ठीक है। आप साइट क्या है कि अभी डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं, ठीक है, लेकिन आप पेमेंट अभी करें, ठीक है। तो ये डीपी कॉन्ट्रैक्ट इन्हें कहते हैं। डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस क्या थी कि डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए लेकिन आपने एक एक्सेप्ट कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज के मैं पेमेंट 90 डेज बाद, 120 डेज बाद करूंगा, ठीक है। और डीपी क्या है कि नहीं, आपने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए लेकिन पेमेंट को डिले नहीं किया बल्कि पेमेंट भी अभी की, तो ये डीपी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब इसमें भी कुछ डीपी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस को हम जब डिटेल में पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें भी कुछ चीजें आएंगी कि जनाब अगर आप टाइम पे पेमेंट ना कर सके तो क्या है, फिर आप बैंक से फैसिलिटी ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। वो एफएटीआर की भी हो सकती है, ठीक है, वो डिमांड फाइनेंस भी हो सकती है, ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड मेजर टर्म है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, ठीक है। एलसी की भी टाइप है। एलसी क्या है कि बेसिकली एक अनकंडीशनल, एक जिसे कह लें कि एग्रीमेंट हो गया कि अगर आप पेमेंट ना कर पाए, ठीक है, तो आपके बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है बैंक कोई ऐसे तो नहीं ना करेगा, बैंक पूरी एक लाइंस खोलता है एलसी की, आपसे कोलेटरल लेता है, ठीक है, आपके कैश फ्लोज को देखता है, चीज़ों को मैनेज करके फिर ही पेमेंट को प्रोसीड करता है, ठीक है। और अगर आप ना करें, पेमेंट बैंक कर दे, तो वो फोर्स्ड लोन बुक कर लेता है अपनी किताबों में, जिसे एफईडीबी कहते हैं, फोर्स्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और वो फिर आपको बड़ा जो है ना तंग करता है वो फाइनेंशियल सेक्टर में। फिर आप जो है ना खराब होते हैं, कोई और बैंक आपको लोन नहीं देते, वो कहते हैं कि जनाब आपके तो ओवर ड्यू चल रहे हैं, एक्सेप्टेंस फोर्स्ड लोन आपके खड़े हुए हैं, ये वो, ठीक है। तो ये पूरा एक ना साइकिल है, उन सब साइकिल, इन चीज़ों को जो स्टेट बैंक है वो देख रहा है, ठीक है। तो इन तमाम मामला में जिसे कहते हैं कि क्लैरिटी और ट्रूथफुलनेस लेके आने के लिए आपको बैंक्स के साथ डीलिंग को बड़ा अच्छा और क्लियर रखना होता है, ठीक है। इन एडिशन तो ये तीन मेजर टर्म्स हैं, ठीक है। एलसी की भी डिफरेंट टाइप है, एलसी साइट है, ठीक है, यूएलसी है, यूजेंस एलसी है, रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट भी हो सकती है, स्टैंड बाई एलसीज भी हो सकती हैं। ये हम सारी इंशाल्लाह एलसी जब पढ़ रहेंगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम वन बाय वन लेकर चलते हैं, पहले हम क्लीन पेमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि इन एडिशन वन गुड्स आर क्लियर्ड, ठीक है, आपने कस्टम से क्लियर करवा ली, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, post import financing facilities such as finance against trust receipt, FATR, and demand finance, term finance, cash finance can be availed to settle the importer's liability or support working capital, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल जो सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल है ना, वो इस तरह से है कि आप लेंगे, ठीक है, और फिर माल को बनाएंगे, बेचेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, तो आपको क्रेडिट भी मिल जाता है। सारी बात है, इस सारे अरसे के लिए बैंक फिर आपको एक इसमें सप्लायर क्रेडिट भी होता है कि जो सप्लायर होता है ना आपका एक्सपोर्टर, वही कह देता है कि यार कोई नहीं, 90 दिन आप यूज करो, माल करो, ठीक है,
लेकिन 90 दिन बाद मुझे पेमेंट कर देना। अगर अब आप आपका ऑपरेटिंग साइकिल ही 180 डेज का है, तो उसको तो आपने कमिट कर लिया कि मैंने 90 दिन के बाद पेमेंट करना है। तो अब क्या करोगे आप? इस केस में ये होगा कि आप बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे जनाब देखें, सप्लायर ने हमें क्रेडिट दिया है 90 डेज का, ठीक है, हमने पेमेंट करना है 90 डेज के बाद, लेकिन आई वी रिक्वेस्ट यू कि 90 डेज बाद हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो तो 180 डेज का है। और ये भी हो सकता है कि लोगों का सीजनल बिजनेस हो, ठीक है, सीजन में हमारा शायद 90 डेज हो, मिड सीजन में 120 और ऑफ सीजन में 180 डेज हो, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया है कि बेसिकली है क्या, कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री से लेके सेल ऑफ इन्वेंट्री तक, बल्कि कलेक्शन तक, ये आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल है कि ये कितने दिन का है, ठीक है। तो आपने कहा कि बैंक को 90 डेज का तो मुझे मेरे सप्लायर ने क्रेडिट दे दिया, प्लीज 90 डेज का आप दे दें, आप मुझे कोई पोस्ट इंपोर्ट फैसिलिटी दे दें या फिर TRDF, मैं आपको मार्कअप वगैरह जो है वो पे कर दूंगा, ठीक है। तो बैंक अगर इस पे राजी होता है तो आपको देता है, ठीक है। तो ये पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट मोड की तरफ जो स्टेट बैंक की तरफ से अलाउ है, दैट इज क्लीन पेमेंट। ठीक है, क्लीन पेमेंट की दो टाइप होती है, एक एडवांस पेमेंट और ओपन अकाउंट। क्लीन पेमेंट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ओनली बैंक्स इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। अ क्लीन पेमेंट आल्सो कॉल्ड ओपन अकाउंट और एडवांस पेमेंट मींस नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स राउटेड थ्रू अ बैंक। जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर नॉट राउटेड थ्रू बैंक। ये कोरियर के थ्रू आएंगे, बाई एयर आएंगे, DHL कुछ भी आएंगे, ठीक है। नॉट द एक्चुअल मनी ट्रांसफर। हाँ, मनी ट्रांसफर जो है ना, उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी। पेमेंट इज मेड डायरेक्टली बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है, आइदर बिफोर और आफ्टर शिपमेंट, ठीक है। पेमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर के दरमियान में होगी वाया बैंक, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक इन्वॉल्व नहीं होते होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वो आपको बाई एयर भेज देंगे, शिप करने के बाद आप बैंक जाएंगे, कहेंगे कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, इनकी पेमेंट कर दें, ठीक है। माल आप बनाएं बेचें वो आपकी जो है ना वो मर्जी। टाइप्स क्या है जी? एडवांस पेमेंट, कि इंपोर्टर पेज बिफोर गुड्स आर शिप्ड। गुड्स अभी शिप नहीं हुई, आपने पहले ही पेमेंट कर दी एक्सपोर्टर को, बड़ा आपका अच्छा ट्रस्ट है जी, उस पर आपको पता आ जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि बाहर जो बंदा बैठा है वो आपका ही बंदा हो, आपने ही बाहर कोई कंपनी बनाई हो, तो इस तरह के मामला में एडवांस पेमेंट अलाउ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हम देख रहे होंगे कि कब होती है, बेनिफिट्स क्या है इसके। इसी तरह जो ओपन अकाउंट है उसमें क्या है, इंपोर्टर पेज आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। ओपन अकाउंट, आपने गुड्स रिसीव कर ली, देन आपको पेमेंट होगा विद इन 60 डेज 90 डेज, वो आपका और सप्लायर का मसला है, आप दोनों ने क्रेडिट तय किया हुआ है, ठीक है। जैसे पेमेंट की ड्यू डेट आई, आप बैंक गए, कहा कि जनाब इसकी पेमेंट कर दें, ठीक है। अगर अब ड्यू डेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, बैंक से आपने कहा कि कर दें तो बैंक कर देगा, ठीक है। अब इसमें बैंक को कोई पीनल या मार्कअप चार्ज करने की ये वो जरूरत नहीं है, ये आपका और सप्लायर का ताल्लुक है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे टाइम पे, कोई रीजन है, तो आपका उसका ताल्लुक खराब होगा, ठीक है। तो इसमें बैंक की डॉक्यूमेंटेशन कोई इन्वॉल्व नहीं, बैंक बस आपसे पैसे जरूर चार्ज करेगा, पेमेंट वगैरह जो कर रहे हैं, अपना जो स्प्रेड वगैरह रखते हैं वो फॉरेन रेमिटेंस पे उस, ठीक है जी। उसके बाद जी प्रोसेस फ्लो अगर देखें कि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट एग्री ऑन टर्म्स, टर्म एग्री करते हैं, इंपोर्टर रेमिट्स पेमेंट डायरेक्टली एडवांस और आफ्टर रिसीविंग गुड्स, डॉक्यूमेंट आर सेंड बाय द एक्सपोर्टर डायरेक्टली टू इंपोर्टर नॉट थ्रू बैंक, ठीक है। एक्सपोर्टर ने डायरेक्टली इंपोर्टर को भेजे, बैंक्स के थ्रू नहीं भेजे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं जी इसके? बेनिफिट है जी, सिंपल एंड क्विक, लेस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर आपको आपने कहा कि यार पाकिस्तान में आजकल गर्मियों का सीजन आ गया है, ठीक है, मुझे फ्रिज और AC बना के बेचने हैं, बड़ी एकदम डिमांड आ गई है, ऑर्डर आ गया है, आपने कहा कि बैंक के थ्रू जाऊंगा तो डॉक्यूमेंटेशन और ये वो सो मसले मसाइल, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी एक्सपोर्टर के साथ, आपने उसको कॉल की, उसको WeChat पे लिया, जूम मीटिंग की, उसने आपको माल भेज दिया, ठीक है। तो लेस डॉक्यूमेंटेशन है। नो बैंक कमीशन फॉर डॉक्यूमेंट्री हैंडलिंग, जाहिर बात है जब बैंक डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं ना, तो वो LC ओपनिंग चार्जेस, रिटायरमेंट चार्जेस, ओपन अकाउंट चार्जेस, फला फला, ठीक है, अकाउंट्स को डेबिट कर रहे होते हैं। जब आपने बैंक बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन को रूट ही नहीं किया, तो इस केस में क्या हुआ कि आप पे चार्जेस भी कम पड़े, ठीक है। सूटेबल और लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड सप्लायर, लेकिन आपका सप्लायर के साथ अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, ये ना हो कि नए सप्लायर है, नया बंदा आपको कभी माल ऐसे नहीं बेचेगा, ठीक है।
डिसएडवांटेज क्या है जी इसके? हाई रिस्क है फॉर एडवांस पेमेंट, जैसे एडवांस पेमेंट कर दी सप्लायर गुड्स ही शिप ना करे। हाई रिस्क, ओपन अकाउंट में हाई रिस्क क्या है कि एक्सपोर्टर ने गुड्स भेज दी हैं, पता नहीं पेमेंट भेजी है ना इंपोर्टर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि ना ही भेजे, नहीं भेजेगा तो ठीक है, आपको दोबारा माल नहीं मिलेगा कभी, ठीक है। आपको वो बड़ा गंदा भी करेगा, ठीक है। आपको अगर दूसरे से खरीदने जाएंगे अपने ही मुल्क में, वो कहेगा कि जनाब इसने तो मेरे पैसे नहीं दिए, आपके कैसे देगा ये, ठीक है। वो इस तरह के मामला तो जिस तरह मतलब एक ट्रेड में नॉर्मली चलते हैं वो हो जाते हैं। इसलिए इनमें ये रिस्क होता है क्लीन पेमेंट्स में इस तरह का, ठीक है। अगर एडवांस पेमेंट है तो उसमें इंपोर्टर का रिस्क है कि भाई पता नहीं एक्सपोर्टर माल भेजे या ना भेजे, और अगर ओपन अकाउंट है, माल आ गया है, तो ये हो सकता है कि शायद इंपोर्टर पैसे दे या ना दे। नो सूटेबल फॉर न्यू और लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। नए वेंडर या कोई लार्ज ट्रांजेक्शन करनी है ना, उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए आप फिर डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस या एलसी की तरफ ही आए, ठीक है। उसके बाद जी अब देखें ना, इन सारे मामलात को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में ना इसकी डेफिशिएंसीज और इसके बेनिफिट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे ना तो वो इससे थोड़ा एडवांस है, उसमें ये सारे रिस्क जो है ना कवर हो जाते हैं। उसके बाद जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिट्स एडवांस पेमेंट यूजुअली अप टू US$। उसके बाद स्टेट बैंक भी कहता है कि जनाब 10,000 से ज्यादा की माल जो है ना आप इस तरह नहीं मंगवा सकते, ठीक है। बैंक को इन्वॉल्व करें, बेसिकली देखें ना, बैंक जब इन्वॉल्व होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और ये वो इस तरह के मामला भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टेट बैंक एक ने एक लिमिट भी लगा दी है कि ओपन अकाउंट या जो एडवांस पेमेंट है उसके थ्रू आप इतनी अमाउंट की ही चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नॉर्मली यूज्ड व्हेन बिटवीन एसोसिएटेड कंपनी, ग्रुप कंपनियां, ठीक है, बिटवीन एस्टेब्लिश ट्रेड पार्टनर विद म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर लो ट्रांजैक्शन या कंसाइनमेंट, ठीक है। सैंपल या स्पेयर पार्ट्स आपने भेजे हैं, आपस में अभी तबादला हो रहा है चीज़ों का, ठीक है, तो उसके लिए ओपन अकाउंट या एडवांस पेमेंट में आप जा सकते हैं बैंक को इन्वॉल्व किए बगैर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके बाद ये कंक्लूजन क्या है? When definitions say clean payment, no involvement of shipping document routed through bank. It only refers to documents, not the actual money transfer, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई बैंक को शामिल ना करने का मकसद सिर्फ ये है कि डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू नहीं जा रहे। ये मतलब नहीं है कि पैसे भी बैंक के थ्रू नहीं जा रहे, आप पैसे टीटी कर रहे हैं या कुछ और, ठीक है। या उधर से बाहर से आपने किसी को कह दिया कि जनाब माल मेरा आ रहा है यार काइंडली पेमेंट तो कर दीजिएगा इसको, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, पैसे बैंक के थ्रू ही रूट, ठीक है। ये स्टेट बैंक की तरफ से जिसे कहते हैं कि अप्रूव्ड पेमेंट है। In international trade, actual payment almost always goes through a bank, even under clean payment terms. So, how do you actually pay a foreign supplier? Even in advance payment or open account, you typically pay via बैंक टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है। टीटी स्विफ्ट कर दिया आपने, पता है ना कि जब पेमेंट चली जाती है तो स्विफ्ट आ जाता है, हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। MT103 इस तरह के मैसेज जो है ना वो जनरेट होते हैं। स्विफ्ट बेसिकली आपको बताया भी था कि ये है क्या कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। सप्लायर को पैसे जाते हैं, एक मैसेज जनरेट होता है, उसके पास चला जाता है कि जनाब पैसे आ गए हैं। कोडेड मैसेज होता है ना, उसमें लिखा होता है इतनी अमाउंट है, ये सप्लायर इस बंदे ने भेजी, इस तरीके से। द इम्पोर्टर, ठीक है जी। टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या है कि द इम्पोर्टर इंस्ट्रक्ट देयर बैंक टू सेंड मनी टू द एक्सपोर्टर बैंक, पेमेंट मेड बाय स्विफ्ट नेटवर्क, ठीक है। या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कुछ जो बैंक्स है ना, आपको लार्ज जो कस्टमर है उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप ऑनलाइन बैंकिंग हमारी यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जी बिहाइंड द सीन सारे जो ये फॉर्म्स है डिफरेंट पेमेंट के, इनमें स्विफ्ट का ही चल रहा होता है, ठीक है। पेमेंट थ्रू FX ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू भी फिनटेक की पेमेंट भी, आप फिनटेक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेनीयर वगैरह, ठीक है। Why are banks still involved even through clean payment, no document involvement, money still need a channel bank handle, ठीक है, बैंक हैंडल करते हैं। उसके अलावा बैंक क्या हैंडल करते हैं जी? बैंक्स फॉरेन करेंसी की कन्वर्जन को, कंप्लायंस, कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC, नो योर कस्टमर, मतलब प्रॉपर वो चेक के थ्रू भेजते हैं। इसलिए स्टेट बैंक को भी एतमाद होता है कि यार चले मामला सारे सेटल ही चल रहे हैं, ये नहीं है कि हमारे पैसे बाहर के मुल्कों में मनी लॉन्डर हो रहे हैं। क्योंकि देखें ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ी कर्ज है किसी भी नेशन के लिए कि देखें आपके पैसे बाहर चले गए,
बाहर लग रहे हैं, आपके मुल्क में तो ना हुई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ों को करने के लिए वो करते हैं। आपको पता है ना, ऑफशोर कंपनियां जो होती हैं बेसिकली है क्या? ऑफशोर कंपनी का मतलब ही ये है कि जो ऐसी कंपनियां जिन पे लॉज एंड रेगुलेशन ही अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो पकड़े नहीं जाएंगे। पैसे चले गए, जैसे पनामा लीक्स और मुख्तलिफ स्कैंडल चलते रहे हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इस तरह की बड़ी जो है ना रूम है कि पैसे इस तरह रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसीलिए तो पाकिस्तान में इन चीज़ों की डिस्करेजमेंट है कि आप पैसे जब इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं किसी भी कंट्री में, तो बेसिकली वो उस साइकिल से, सर्कुलेशन से ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये वो चीज़ें होती हैं। जैसे पाकिस्तान में भी है ना, लोगों के पास माशाल्लाह बड़े पैसे हैं, ठीक है। अपनी रिटर्नों में और उसमें कोई भी देखे ना, रिटर्न तो बेसिकली क्या है, आपके फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म है एफबीआर का, आप जो भी फिल कर दें। उसने ये तो नहीं कहना कि यार क्यों आपने 10,000 क्यों लिखे, आपके पास तो 15,000 पड़े, नहीं। उसने तो नहीं कहना, एक्सेप्ट कर लेना। ये तो जब आपका ऑडिट खुलेगा, जब जिसे कहते हैं कि चीज़ें मजीद वो अंडर कंसीडरेशन आएंगी, फिर ही चीज़ों का पता चलेगा ना कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए एमनेस्टी स्कीम भी बेसिकली यही होती है कि अगर आपके पास माल है, पैसे हैं, आप डिक्लेयर करें, आप सर्कुलेशन में लेकर आएं। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे कि जनाब पैसे दें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रेड कर लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं खुद बजाते खुद अगर अपना एक ओपिनियन दूं तो मैं एमनेस्टी स्कीम के हक में नहीं हूं, क्योंकि देखें, इससे लोगों को एक गलत मैसेज जाता है कि जनाब 5-10 साल चिल मारें, पैसे कमाएं वाया हुक और बाई क्रुक, ठीक है। एंड में क्या होगा, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी, उसमें अपने सारे काले धन को वाइट कर लेंगे, ठीक है। नहीं, आप बल्कि क्या करें, आप टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए। आप अपने मुल्क का जो एग्जिस्टिंग टैक्स कल्चर है उसको इन्फोर्समेंट, उसमें इन्फोर्समेंट लेकर आए, उसको रैशनलाइज करें, आप टैक्स रेट को 50% कर दें, ठीक है। उसमें जो इतनी कम्प्लेक्सिटी, इम्पैक्विटी और इस तरह की चीजें हैं उनको रैशनलाइज करें, उनको कम करें। और टैक्स पेयर को ये कॉन्फिडेंस दें कि आपका पैसा सही जगह पे यूज होगा, तो क्यों नहीं वो पेमेंट करेंगे। बेसिकली तो गैप्स है ना इन बिटवीन द टैक्स पेयर, कुछ गैप टैक्स पेयर के माइंड में है, कुछ एफबीआर के माइंड में। एफबीआर कहता है कि जनाब सारे चोर हैं, एक बात है, वैसे ही मैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वे तो भी पैसे वो करते हैं, ठीक है, सही डिक्लेयर नहीं करते अपनी इनकम और ये वो, ठीक है। और जो टैक्स पेयर है वो बेचारा कहता है कि जनाब मैं कहाँ कहाँ से पैसे दूं, सेल टैक्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे ऊपर एप्लीकेबल हैं, एक छोटी सी मैं चाय की पत्ती भी खरीदने जाता हूँ तो मेरे ऊपर टैक्सेशन है, अब फिर मुझसे मांग रहे हैं, ठीक है। पता नहीं जो पैसे दे रहा हूँ सही जगह पे लग रहे हैं, नहीं लग रहा, रोज कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाती है, आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, उससे टैक्स पेयर का नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस शेक होता है ओवरऑल लोगों का, वो फिर टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। तो एफबीआर का, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ज्यादा चीजें बहुत ही खराब हो गई हैं, ये नहीं, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से चीजों को सजेस्टिव है। माशाल्लाह आप प्रोफेशनल्स हैं, आप चीजों को बड़ा अच्छा समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसको ठीक करना है। और लेकिन सिस्टम को ठीक करने से बेसिकली मतलब क्या है, हमने खुद ठीक होना है ना, हम ही तो है ना सिस्टम का पार्ट, ठीक है। तो अगर टैक्स रेट को रैशनलाइज किया जाए तो टैक्स नेट बढ़ सकता है, इन्फोर्समेंट को जिसे कहते हैं कि फ्लेक्सिबल किया जाए और उसको आसान किया जाए, तो इंशाल्लाह चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं और इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। ओके जी। ये हमने आज जो पढ़ी हैं चीज़ें, पेमेंट टर्म जो एसबीपी अलाउ करता है उसमें से क्लीन पेमेंट पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है उसको पढ़ रहे हैं। ओके जी, इजाज़त दें मुझे तब तक के लिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।